यहाँ पे पुट करना शुरू कर दें तो आपको यह ग्राफ जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, जब ये ग्राफ आप हासिल कर लेंगे तो आपने यहाँ पे करना ही है कि अब आपका कार्डियन सिस्टम जो है यहाँ से आसानी के साथ पता चल रहा है। यहाँ से आपको आसानी के साथ जो है पता चल जाएगा कि किस तरह यहाँ से आपने एक कार्डियन सिस्टम को पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एक चीज तो पता चल गई कि ये आपने अब आप देखें, मैंने आपको फंक्शन कन्वर्ट करके बता दिया। आपका जो मेन टास्क है वो है आर और थीटा की लिमिट्स निकालना, और क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा की इंफॉर्मेशन होती है, वो बस इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आर की इंफॉर्मेशन मौजूद है। आर तो रेडियस है जो कि सेंटर से स्टार्ट हो रहा है बाउंड्री तक, तो यहां से लेके यहां तक भी आर है। जिस मर्जी पॉइंट तक आपको चले जाए आपको आर मिल जाएगा। अब आपका मेन मकसद है थीटा की वैल्यू निकालना। तो बेटा आपको यहाँ पे आर की वैल्यू तो समझ आ रही होगी। मैंने आपको बताया है कि आर की जो रेंज है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पे खत्म हो रही है। तो आर की वैल्यू तो समझ आ रही है। अब बात रह जाती है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखें, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो सर्कल है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट और दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपके पास जो टोटल एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो थीटा है वो बेसिकली बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 180 डिग्री को कहते हैं पाई रेडियन। तो थीटा की रेंज आपके पास ये आ रही है, और जो आर है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है और ओरिजिन से लेके 1 तक आपके पास आर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां से कहीं पे भी चले जाए ना, यहां से मैं कोई भी पॉइंट ड्रा कर लूं, ये देखें यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है वो भी आर है, ये डिस्टेंस 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 भी आर है। तो आर का तो आपको पता है कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो डिस्टेंस होता है, रेडियस। तो ये सारा डिस्टेंस जो है वो यहां से लेके आर का जो डिस्टेंस होगा इट विल बी 1। और ये जो ठीक है, तो ये आपको जो है टेबल मिल गया है। अब आपने करना ये है कि एक तो ये फंक्शन की जगह आपका रेडियस 1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन होगा आपका यहाँ पे रेडियस 1 है, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह 1 आर की जगह 1 पुट कर लें तो फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये सारी डेफिनेशंस को आप इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर पुट करने की कोशिश करें। बल्कि यहाँ पे हम फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, तो फंक्शन के लिए जो डाटा हमें चाहिए बस सिंपल वो याद रखें। एक डाटा तो चाहिए मुझे, फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए कार्डियन से पोलर फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट की। दूसरा, आपको आर और थीटा की लिमिट पता होनी चाहिए। आर और थीटा की लिमिट भी मैंने आपको डिफाइन कर दी। आर की लिमिट बता दी 0 से 1 और थीटा की लिमिट बता दी। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की जो रेंज होती है वो 0 और पाई होती है। तो अब हम ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसको रेस करता हूं मैं और फिर इसको लिखने की कोशिश करते हैं और ताकि प्रॉपर क्वेश्चन चलाया जा सके। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है, मैंने कॉर्नर नोट पे ये लिख दिया है वाइट बोर्ड में। अब गौर से देखना है दोबारा, ये थोड़ी सी कंफ्यूज ना आप हो जाएं। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड था वो क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें, फंक्शन जो आपके पास डिफाइंड है वो ये डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। अब मुझे ये बताएं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपने इसकी वैल्यू निकाली है आर स्क्वायर। अब जब आर स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी टर्म है ये बेसिकली आपके पास ये बन जाएगी। और आपके पास जो फंक्शन था वो x और y की फॉर्म में था और आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया पोलर फॉर्म में, r और थीटा की फॉर्म में। तो r और थीटा की फॉर्म में जो आपके पास फंक्शन आ रहा है वो बेसिकली r³ आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन मैंने चूज किया है, x की जगह आपने r cos थीटा पुट किया, y की जगह आपने r sin थीटा पुट किया, तो आपने
जो फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शन है ना, इसके अंदर जब पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आया, आर क्यूब आया ना। तो इसका मतलब है कि फंक्शन का आंसर जो है यहाँ पे, फंक्शन आपने जो चूज करना है वो आर क्यूब चूज करना है। आर की रेंज मैंने आपको बता दी, आर की रेंज 0 और 1 के दरमियान में है। थीटा की रेंज मैंने आपको बता दी जो 0 और पाई के दरमियान में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई 0 से पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो 0 से पाई बाई 2, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो 0 से 2 पाई बाई 2, ये 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 360 डिग्री आता है। और ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है इसमें पोलर फार्मूला डबल इंटेग्रल निकालने का। डबल इंटेग्रल पोलर फार्मूला ये है, इसमें आर का लिखना जरूरी है। तो अब ये देख सकते हैं, ये वाली अल्फा किसके इक्वल है 0, बीटा किसके इक्वल है पाई। ये देखें, ये पहला अल्फा दूसरा बीटा, सॉरी ये है थीटा, पहला अल्फा दूसरा बीटा। आर की रेंज में पहला R1 दूसरा R2, R1 0 है, R2 ये है। फंक्शन की वैल्यू पहले से मौजूद है, फंक्शन आर क्यूब है। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू पहले से मौजूद है, विच इज आर क्यूब। आगे आर लिखा हुआ था, डी थीटा और डी आर और डी थीटा लिख दिया। अब आर क्यूब ये है और इसमें आर की पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी, 3 + 1 जो है वो 4 हो जाएगा। तो आपके पास ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब इस सिंपल से क्वेश्चन को आप आसानी के साथ टैकल कर सकते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बस सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ये आपके पास आ गई 0 से पाई और ये आपके पास आ रही है जी आर की पावर 5 ओवर 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 1/5 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 1/5 आ जाएगा। और थीटा की जब लिमिट पुट करेंगे तो 1/5 थीटा और लिमिट क्या है 0 से पाई, इंटीग्रेशन लगा लें तो इसका आंसर आ जाएगा जी π/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपने किस तरह चूज़ किया, आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये फार्मूला आपने चूज़ किया ये आपको पता होना चाहिए। इस पूरी की पूरी टर्म को आपने क्या पुट किया, आर क्यूब पुट किया, अल्फा बीटा R1 R2 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड कर ली। आर के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे, आर पहले अंदर वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे आर के लिहाज से। ठीक है, तो ये आपके पास आर की पावर 4 है, इसमें एक ऐड करें, आर की पावर 5/5 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस, बस इससे ये थोड़ा साइड पे कंफ्यूज ना आप हो जाए, मैं इस जगह पे सर्कल कर दूंगा। ये अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन वेरिएबल होती है, यहाँ पे वेरिएबल आपके पास थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो π/5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, डेफिनेशन ऑफ अ ट्रिपल इंटेग्रल। बेटा जिस तरह हम लोगों ने सिंगल इंटेग्रल पढ़ा, डबल इंटेग्रल पढ़ा, बिल्कुल एज इट इज़ अब हम मूव कर रहे हैं ट्रिपल इंटेग्रल की तरफ। अच्छा बेटा, याद रखना है कि अब हम ज़्यादा हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी डिटेल है वो हम पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये है कि हम मैथमेटिक्स को सिर्फ क्वेश्चंस की हद तक ना देखें बल्कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखें, तो आपको ये समझ आएगा कि मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है कि डेफिनेशन ऑफ अ ट्रिपल इंटेग्रल, ये थोड़ी सी डिटेल थ्योरी है, ये आप इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो इंटेग्रल की क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सिंगल इंटेग्रल इज अ फंक्शन ऑफ x is defined over a finite closed interval in the x-axis and a double integral of the function is defined over a finite closed region in the xy plane। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि जब हम सिंगल इंटेग्रल की बात करते हैं, when we will discuss the definition of a single integral, तो बेटा जब हम सिंगल इंटेग्रल की बात करते हैं तो वहां पे जो फंक्शन चूज करते हैं वो भी सिंगल वेरिएबल चूज करते हैं।
और जब हम डबल इंटेग्रल की बात करते हैं तो आप फंक्शन भी डबल वेरिएबल वाला चूज करते हैं। तो कॉमन सेंस यही कह रही है ना कि ट्रिपल इंटेग्रल में आप ट्रिपल वेरिएबल वाला फंक्शन चूज करेंगे। अब और बात सुनिए, जो सिंगल इंटेग्रल है जब आप उसकी फाइनाइट उसके ऊपर इंटेग्रल लगाते हैं और लिमिट लगाते हैं तो वो बेसिकली एक लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। सिंगल इंटेग्रल याद रखना है कि वो एक लाइन को डील करती है, डबल इंटेग्रल किसी प्लेन को डील करता है और ट्रिपल इंटेग्रल किसी वॉल्यूम या किसी सॉलिड रीजन को डील करता है जिसका कोई वॉल्यूम पॉसिबल है। यानी अगर ये मैं बहुत दफा बता चुका हूं, सिंगल इंटेग्रल से जो है अगर आपने लेना है तो वो किसी लाइन या किसी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। अगर आपने डबल इंटेग्रल को डिस्कस करना है, जो डबल इंटेग्रल है वो बेसिकली किसी प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। प्लेन से मुराद है 2 डायमेंशन। और अगर आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन लेनी है, इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल, और अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन लेनी है तो वो बेसिकली 3 डायमेंशन से उसका ताल्लुक होगा। और अगर 1 डायमेंशन है तो किसी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 2 डायमेंशन है तो किसी प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 3 डायमेंशन है तो किसी वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। वो यही चीज समझा रहा है, कह रहा है कि जो सिंगल इंटेग्रल आप किसी फंक्शन का लेते हैं अवर अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल, किसी क्लोज इंटरवल में, तो ऑन द एक्स एक्सिस, या तो वो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस होगा। देखें अगर फंक्शन एक्स क्या है तो एक्स एक्सिस, फंक्शन वाई क्या है तो वाई एक्सिस, जेड क्या है तो जेड एक्सिस। इसी तरह डबल इंटेग्रल आप लेते हैं, एक्स वाई का इंटेग्रल लें तो वो डिफाइन करेंगे एक फाइनाइट क्लोज रीजन। एक डबल इंटेग्रल आपने किसी फाइनाइट क्लोज रीजन में लिया होता है, जिस तरह ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें आप क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रा कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो वो यही कह रहे हैं कि डबल इंटेग्रल किसी भी फंक्शन का डिफाइंड होता है ओवर अ फाइनाइट क्लोज रीजन आर इन